we can say that we have now at least covered the basics of soil science. After this, I would advise that you should have a look at the physiography of the world and India. That is an area which I do not see a point in teaching, kind of thing. That is something that can be covered in self-study also. Just to know about the basic landforms, which kind of landforms are created out of which process, okay? Which kind of mountains are formed by way of collision of plates, which mountains are formed by volcanic processes, things like that. Block mountain, horst, as they call. Okay, so these things I do not see a point in using your time for. ये ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं. तो विश्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, समय आगे चलकर बचेगा तो हम मैपिंग, जो मैपिंग सिस्टम है, मैप कराते समय उसको करवा लिया जाएगा. दैट्स नॉट एन इशू. लेकिन अभी हम उन चीजों को ज्यादा गहराई से पढ़ लेते हैं समय का सदुपयोग करते हुए, जिनमें जो है गूढ़ संकल्पनाएं, जटिल संकल्पनाएं जो है वो ज्यादा है. जो प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत अभी नहीं. समय बचेगा तो उसे भी कवर किया जाएगा. तो जो लॉजिकल सीक्वेंस है, उसमें हम जिस लॉजिक से पढ़ते आए हैं, जिस सीक्वेंस में, उसमें अगला नंबर आता है किसका? तो अगला नंबर आता है फिजियोग्राफिक लैंडफॉर्म का. सॉइल पढ़ी ली है हमने पूरी, तो एक नजर देख लीजिए कि कहाँ पहाड़ है और कौन सा मैदान है, कौन से पठार हैं, अलग अलग टाइप के जो कौन से पठार हैं, उनके किस पठार का कौन एग्जांपल है, थिंग्स लाइक दैट. वैसे तो ये जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस अब यूपीएससी में कम से कम नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी एक बार फिजियोग्राफी देख लीजिएगा और मैं आपको बता भी दूंगा स्पेसिफिकली कि कहाँ से पढ़ना है. हम पढ़ने जा रहे हैं आज अगेन एक कॉन्सेप्ट. मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, तो अब समंदर के बारे में पढ़ लीजिए. सॉइल लैंड सरफेस के बारे में पढ़ लिया आपने, अब ओशियानिक सरफेस और ओशियानिक वाटर बॉडी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ओशन से क्वेश्चन आता है. स्पेशली ओशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर और सैलिनिटी, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. और कई बार मैंने देखा है कि ऐसे फिनोमेना का क्वेश्चन बन जाता है जिनका की एक्सप्लेनेशन टेम्परेचर और सैलिनिटी से संबंधित है. तो ऐसी चीजों को आज पढ़ने का प्रयास करते हैं. कल और इस पे इलेबोरेट लेक्चर होगा, लेकिन आज हम बेसिक्स से अपने आप को सिर्फ फैमिलियर कर लेंगे. इट विल बी अ वेरी शॉर्ट क्लास, बट वी विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू acquaint ourselves with the basics. So first things first, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक और डिवाइस से मैं पहले लॉग इन कर लेता हूं ताकि आपके चैट्स जो है वो देख सकें. सो पहली चीज मुझे ये बताएं आप कि ओशंस का अगर आप रोल सोचिए, तो ओशंस का अर्थ एज अ प्लेनेट में क्या रोल है? बहुत बढ़िया सर, विस्तार पूर्वक हम डिस्कशन करते चलेंगे, आपको सब समझ में भी आना चाहिए. मरीन लाइफ, सॉलिडिफिकेशन, ओके, वाटर साइकिल, ओके, और बताते जाइए. टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट, वेरी गुड. मोशन ऑफ हीट, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, साइक्लोन्स भी जनरेट करता है. सॉल्ट टू रेगुलेट टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. कोरल्स, ओके, ठीक बात है, इसमें कहीं कुछ गलती नहीं है, कोई गलत चीज तो आप बता नहीं, इसमें कुछ गलती की संभावना भी नहीं है. जो बता रहे हैं उसका बस क्रम अलग अलग हो सकता है. भाई हम किसी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, आप कम महत्वपूर्ण मानते हो, ये चीजें हो सकती है बस. तो क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट ही नहीं, वेदर हो गया, ऑक्सीजन आप बता ही रहे हैं,
थर्मल रेगुलेशन ऑफ द प्लैनेट हो गया। तो उसी से, और पानी का भी तो स्रोत है। सबसे पहले ये क्यों ना बताते हैं आप कि पानी का स्रोत भी तो है वो। प्लैनेट का कितने % वाटर जो है वो ओशंस में पाया जाता है? क्लोज टू 70% ऑफ द वाटर ऑफ दिस प्लैनेट। 71% नहीं, नहीं भाई, 99% नहीं, क्लोज टू 71% जो पानी है जो अर्थ का, वो ओशंस में पाया जाता है। तो पानी का रिजर्वायर तो है ही। और आप बोल रहे हैं कि ओशंस जो होते हैं वो इस प्लेनेट के थर्मल रेगुलेशन के में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ओशन क्या करेंगे? ओशन किस वजह से कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे? ओशन क्या? ओशन कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, महासागर। वो, अगर वो ऐसा है कि वो योगदान कर पाता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में और रेगुलेशन करने में, तो वो किसकी वजह से कर पाता है? ओशन अपने कंटेंट की वजह से। और उसका उसका क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसके अंदर क्या है? पानी है। सिंपल सी बात है, पानी। तो पहले जो फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है ना कि वाटर में ऐसा क्या है कि वो हीट के रेगुलेशन में या टेम्परेचर के रेगुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाता है। तो क्या है ऐसा? वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई जो टेम्परेचर के रेगुलेशन में मदद करती होगी? यहाँ तो सब विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं जो अपना बेसिक फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते भी हैं। बताइए, सामने आइए। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, फ्लूइडिटी। बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश, इतनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। एक और काम कोई बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक। ओके, वो अलग, आप लेट हो गए जवाब देने में। अभी दूसरी चीज चल रही कि पानी में ऐसा क्या है कि टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर रहा है। उस संदर्भ में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड से का एक फैक्टर का नाम ले सकते हैं, लेकिन वो मैक्रो पर्सपेक्टिव से हो गया। अभी ओशियन को छोड़ दीजिए, मैं ओशियन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होता है? और वाटर ही क्यों, किसी का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है किसी में? हाई वाई तो ठीक है, होता क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? छोटे से सेंटेंस में लिख दीजिए, कोई एक दो विज्ञान जो है टर्म्स में लिख दीजिए थोड़ा सा। उसकी तो वैसे दी, मतलब जिसे कहते हैं कि रटी रटाई परिभाषा है। तो फिर भी आप हल्का सा बता दीजिए कि ऐसा कुछ कह लें कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस, मैं बोलना नहीं चाहता, बेसिक चीज आप बता दीजिए। इट्स हीट टेकन बाय एनी सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, फाइन। किसी भी पदार्थ है, पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो, समझ लो कि किसी का एक दिए गए द्रव्यमान का, किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान का तापमान एक दिए गए अंतर से ऊपर करना हो, उसमें कितनी ऊष्मा जो है वो लगेगी, वही स्पेसिफिक हीट है। सिंपल सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होता है, ऐसा एक बात सही है। हाई भी लिखा है लोगों ने। तो हाई का मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत रूप से देखा जाए तो पानी को का टेम्परेचर बढ़ाने में जितना लगना चाहिए औसत रूप से, जो समझ है बूझ है हमारी, उससे ज्यादा लगती है ऊष्मा। यह बात सही है, यानी तुरंत गर्म नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। यह बात सही है? यस और नो में जवाब दीजिए। थोड़ा टाइम लेगा और थोड़ा ज्यादा ऊष्मा लेगा। टाइम वन तो अलग की बात है, ज्यादा ऊष्मा लगेगी उसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में, मान लीजिए। तो अगर ऐसी बात मानी जाए तो ऐसा होता क्यों होगा? सब चीज समझते चलो, इसी साथ साथ विज्ञान की भी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाए हम लोगों की। बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट एंड अदर मिनरल। अच्छा, हमारा सवाल ध्यान से आप क्वेश्चन को ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में? प्रश्न को जकड़ के रखना।
आपने अपने जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे क्वेश्चन को जकड़ के रखना, कभी भी क्वेश्चन को डिविएट नहीं होने देना। मेरा प्रश्न है, पानी में ऐसी क्या बात होती है? मैंने ये नहीं पूछा ओशियन वाटर में क्या होती है ऐसी बात। पानी में, पानी जब बोला जाए तो अपने शुद्धतम रूप में रेफर किया जा रहा है, उसमें तो सॉल्ट की बात नहीं होती है। हाँ, कौन बोल रहा है कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बोल रहे हैं तो। ये क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जल्दी जल्दी सब समझते चलेंगे, आवश्यक है ये। उतना ही ज्ञान पढ़ाऊंगा जितना वाकई कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है, वरना तो इससे सीधे प्रश्न भी आ सकता है, इसलिए बता रहे हैं बस। वाटर मॉलिक्यूल्स आर लूजली अटैच्ड टू ईच अदर। एक बार देखे वाटर मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, हम लोग देखा जाए। आइए देखते हैं। कौन है भाई जो कॉपीराइट का बहुत परेशानी नहीं करेगा? हम्म, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। इसको समझते चलिए भाई, छुट्टी मिले हमेशा के लिए। ये ऑक्सीजन है, दो उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और कुछ नहीं भी हम लोग जानते हो, मान लो नहीं आइडिया है उतना, तो भाई क्या किया जाए। लेकिन अगर इसको ऐसे जनरली जनरली समझने की कोशिश करो तो कुल मिला के बात यह है कि ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। हर एक बॉन्ड, इसको बॉन्ड बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, तो जेम्स बॉन्ड वाला नहीं है। बॉन्ड मतलब बंधन, बंध, आपस में जो बंध है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऐसा इधर भी है। तो किसी के भी बीच जो संबंध स्थापित होता है तो थोड़े इमोशंस हमारे होते हैं, थोड़े इमोशंस आपके होते हैं, तभी संबंध आगे चल सकता है। सही बात है कि नहीं? तो मतलब कुछ ना कुछ आप साझा करेंगे तब संबंध बनेगा, चाहे वो भावनाएं ही क्यों ना हो, है ना? मेटेरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, इवन एट स्पिरिचुअल लेवल जो है अगर देखो तो इसकी संभावना तभी रहेगी समय तक जब कुछ ना कुछ साझा, और कुछ भी ना हो तो कॉमन स्पिरिचुअल गोल जो है वो साझा हो, तब तक भी अब्स्ट्रैक्ट से अब्स्ट्रैक्ट रूप में भी तो कुछ तो होगा इनके बीच जो इसमें शेयर किया गया होगा आपस में। तो आप लोग इतना जनरल नॉलेज तो पढ़वे किए, तो आपस में क्या शेयर हुआ है उनमें? इलेक्ट्रॉन बोल रहा है विवेक पांडे। कोवैलेंट जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कोई, वैलेंसी। आलम भी बोला इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सत्यम, गड़बड़ाना मत। अच्छा किए तुम ये शब्द इस्तेमाल किए, तो हम तुम्हें क्लैरिफाई कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो ये पूरा है, समझे? ये एक, दो और तीन को मिलाकर एक मॉलिक्यूल है। अणु, अणु ये है, ये परमाणु है, एटम्स। और इनके चारों ओर घूम रहे हैं जो, सबसे केंद्र में क्या होता है भाई? केंद्र में क्या होगा? जल्दी जल्दी करो, साइंस का क्लास नहीं है, जल्दी ज्योग्राफी पे आ जाओ वापस, जल्दी लिखो। आए ना, आए ना, अभी रुक जाओ, तो जल्दी आओ ना, परेशान ना हो, बस एकदम बेसिक जवाब दो, हमारे जैसे आदमी के समझ में जवाब है, हमारा आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं। ये जो है हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस, केंद्रक होगा ना, केंद्र। और केंद्र के बाहर चक्कर लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, यही तो हम लोग सीखे हैं, बहुत ज्यादा तो हमें जानकारी है नहीं। हाँ, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चलो भाई ये तो एक स्टेप और जानकारी हो गई कि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा ऐसे, ठीक है? यही स्थिति ऑक्सीजन में होगी। साइज बदल सकता है, संख्या बदल सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही मान लेते हैं। इसमें भी अंदर एक केंद्र है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक भाई? तो
ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर लगा रहा है, साझा यही होगा, तो यही तो होंगे जो बाहर है। ऐसे नचा रहे हैं हम कोई चीज, और एक और आदमी आ रहा है नचाते हुए, तो सबसे पहले क्या लड़ेगा आपस में? पहले हमारा खोपड़ी लड़ेगा उससे, कि पहले जो ढेला नचा रहा है वो लड़ जाएगा? समझ गए बात? ढेला, चलो लिखिस, ढेला लिखिस। तो ढेलवा जो है, जो ढेलवा नाच रहा है, दोनों का आपस में लड़ जाता है और बॉन्ड बना लेता है। ठीक है भाई? तो वही इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किए। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि अक्सर ऐसा होता था, रुको इसको यहाँ पे ले ही लें, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो जाएगा गड़बड़ा है। आपको यही इससे यहां से जोड़ेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम की एक बात से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा, बस सब्र कियो। हम्म, चलो बोल दे। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बात यह है कि जो भी मूवी बनी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें कहा गया अंग्रेजों की तरफ से कि ठीक है, आपको ये, आपकी ये जो डिमांड्स है, ये जो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि आपको स्वराज चाहिए, उस पर बातचीत करने को हम तैयार हैं। तो भगत सिंह जी ने क्या कहा था कि कमजोर और जबर के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। सबको मालूम है कि जबर और कमजोर के बीच बातचीत नहीं हो सकती। सिर्फ सिर्फ क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बस, वो भी किसके फेवर का? जो जबर है उसका। तो पहले आप बराबरी पे आइए, तब बातचीत होगी। आप देश को छोड़कर बाहर निकलिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो वैसा ही मिलता जुलता एक चीज ये है कि ठीक है, आप बड़ा बोल रहे हैं कि यहाँ साझा होता है, साझा तो होगा, लेकिन जो प्रकृति का नियम है उसको समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे अपना, यहां मान लीजिए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा, उसका कलर दूसरे से कर लेते हैं इस प्रकार से। इन्हीं दोनों के फलस्वरूप, इनकी शेयरिंग के फलस्वरूप ये जो बॉन्ड, ये जो है, इनकी शेयरिंग के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है। तो हमको और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन बेसिक चीज तो हम समझ सकते हैं कि तो फिर भाई अगर स्पेस की बात करिए तो हाइड्रोजन को तो जब आए और जुड़े साथ में, तो हाइड्रोजन को तो ऐसे जुड़ना चाहिए ना, दोनों तरफ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। समझ रहे हो बात? कि हम दो लोगों को पकड़, ऐसे दो लोग आए, हमारा हाथ पकड़ लिए, एक इधर पकड़ लिए, एक इधर पकड़ लिए, तो अगर हम नाच रहे होंगे, हमको नचा दिया ये लोग, मान लो नचा दिया, तो हथवा ऐसे ही तो रहेगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? जितनी जगह है उसमें अगर हमको ऐसे बांटना हो जगह अपनी अपनी, तो 180 डिग्री स्पेस ये लेगा, 180 डिग्री स्पेस ये आदमी लेगा। सही बात है कि नहीं? तो दोनों हमारे एकदम बगल में ऐसे खड़े होंगे, यहाँ और यहाँ और इधर और इधर क्यों खड़े होंगे? उनको 180 डिग्री स्पेस अपना पूरा मिल गया, उनको अपना अपना जगह छका लिया आधा आधा, और क्या। ऐसे समझो एक सर्कल है, जो सर्कल को ऐसे आधा आधा ऐसे बांट दीजिए, तो यहां से यहां तक की जगह इस हाइड्रोजन की हो गई, यहां से यहां तक की जगह इस हाइड्रोजन की हो गई। सिंपल सी बात है भाई, समझे बात को? लेकिन ऐसा दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है ऐसा भाई। देखो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है कि ये तो वी शेप हुआ जा रहा है इसका, तो देख रहे हो? ऐसे होने की बजाय तो ऐसे निहुरा जा रहा है, झुका जा रहा है। तो वही बात अभी घूम घुमा के आ जाएगी भाई। दो चीज आप समझना है इसमें, दोनों चीज महत्वपूर्ण है, और इतना ही बस याद रखना है, और बहुत सरल शब्दों में हम लोग समझ रहे हैं, कोई विज्ञान का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज्यादा। सिंपल सी बात यह है कि बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, ये बहुत बड़ा है। तो इसके खोपड़ी पे 50 तो और चीजें हैं, बहुत सारी, बहुत परेशानी में है। इसकी साइज इतनी बड़ी है
अब बहुत आसान बात समझो इस चीज को, अगर हम बहुत ही ज्यादा वो होंगे मोटे तो पता चला हमारा ही वजन इतना ज्यादा है कि हाथ वाथ सीधा करने में दिक्कत आ रहा है, हम खुद ही फूले हुए हैं अगर, तो हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं ठीक से। तो देर आर सर्टेन, अभी बताता हूं वो क्या है। देर आर सर्टेन फैक्टर्स related to oxygen atom itself which do not allow this equal sharing of space, angular space। अभी बस थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा हम टेक्निकल नहीं हो सकते ना, बता तो हम वैसे कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके खोपड़ी पे लदे हुए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 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 बहुत सारे हैं। तो इसका इसका जब साझा हो जाता है तब ऐसे ही है, मान लो ऐसे सीधा ही है, लेकिन यहाँ इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके खोपड़िया पे, इतने ज्यादा कि वो भी नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है? चलो सबको क्लियर है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होता है। तो लौह के खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन है, और उदाहरण के तौर पे सिर्फ समझ लीजिए, सिर्फ उदाहरण के लिए, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन है दूठो, और वो, ध्यान से सुनना मेरी बात, और वो अंदर से चलो बाहर की तरफ, तो सबसे बाहर समझ लो ये हो गए जो अभी अभी साझा हुए हैं, उसी के ठीक पास ये दोनों चक्कर लगा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वांटम में मत चले जाइए। ऐसे यानी ये नजदीक है इसके, भले इसको खोपड़ी पर रखा हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये सब चीजें नाच रही हैं, ऐसा समझो, स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना नेगेटिव है, और ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इधर भी होगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में साथ रहते हैं कि दूर हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, पहले ही जवाब दे रहा है। रिपल्शन हो जाता है। अगर 3D स्पेस अवेलेबल है तो रिपल्शन हो जाएगा, और जितना दूर फेंक सकता है उतना दूर फेंक देगा अपने आप से, कि दूर रहो हमसे। ठीक, तो इसके, अगर इसको ड्रॉ करने पे आ जाइए तो ऐसे बनेगा। यानी जो बॉन्ड पहले ऐसा था, समझे, जो बॉन्ड ऐसे होना चाहिए था, इसके रिपल्शन की वजह से जितना दूर फेंक सकता है फेंक दिया जाता है। तो ऐसे काहे नहीं हो जाता, फिर ऐसे चपक काहे नहीं जा रहा है, ये बताओ। इतना ही मजबूत है, इतना ही पावरफुल है, तो दोनों को ऐसे मोड़ के ऐसे यहां से यहां तक ले आया है, तो यहां क्यों नहीं कर देता, ताली क्यों नहीं बज जाती? रमाकांत भाई एकदम सही पकड़ना ही नहीं, यही तो दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हैं, बतिया समझे कि नहीं? ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बहुत आसानी से समझ लीजिए भाई, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग जानो। इन दोनों ने इसको रिपेल किया, इन दोनों ने इसको भी रिपेल किया, तो यहां तक झुक गए, लेकिन अब इससे आगे नहीं झुकने दे रहे, क्योंकि इनके इनके आपस के बीच भी तो है रिपल्शन। तो इस तरह वी शेप्ड में आके अरेंज हो गए, फाइनली स्टेबलाइज हो गए। यहां से चले, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो बीच में आके यहाँ आके ऐसे ठहर गए, स्टेबलाइज हो गए। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो मतलब कोई चाहे जौने बैकग्राउंड के हो, कोई दिक्कतें नहीं है ना? तो अगर ऐसा है, तो एक तो ये समझ गए आप कि नेगेटिव रहा, यहाँ ढकेल दीजिए। और दूसरा एलिमेंट समझो। दूसरा एलिमेंट ये है, अब सिर्फ इतने पे सीमित रहना, इससे बाहर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतने में। ये जबर है, ये कमजोर है, ये जबर है, ये कमजोर है। तो जो साझेदारी हो रही है वो किनके पक्ष में ज्यादा रहेगी? या ऐसे समझ लो कि किसके न्यूक्लियस बड़ा है,
न्यूक्लियस कितने गुना बड़ा है? इनकी तुलना में इनका जो न्यूक्लियस है, केंद्र है, वो कितना बड़ा है? कोई बता सकता है? विज्ञान के विद्यार्थी बताइए। वो बेसिक सवाल है सब। निर्मल, ठीक जा रहे हो। 8 और 8 है ना, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, बहुत समय हो गया पढ़े लिखे नहीं। 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन इसके पास है। इसके पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है? एम तो एक के प्रोटॉन ही है ना, सही सोच रहे हैं हम? एक में खाली एक प्रोटॉन है। कुल मिलाकर बात यह है, एक लाइन में समझिए, सिंपल सा, बहुत ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन मत करिए। इसके केंद्र की आकर्षण शक्ति इसके केंद्र की तुलना में कम है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कम है भाई, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है न्यूक्लियस का इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें जो धनात्मक चार्ज है वो उसको खींचता है अपनी तरफ, इन्हें भी खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो सबको खींचे ही हुए है, पीला पीला और बैगनी सबको, इस पूरे पेयर को भी अपनी तरफ खींचेगा। और अगर ऐसा होता है कि पेयर जो है थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से हट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो अगर माइनस इसका, भाई का बेचारे का, इसका खुद का अपना ही इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो पीछे कैसा चिन्ह छूटेगा? अगर माइनस दूर जा रहा है तो क्या छूट जाएगा? पीछे क्या रह जाएगा? प्लस। क्यों प्लस रह जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन के पास क्या था? यह भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए खत्म, इसके बाद पढ़ना ना पड़े कभी जिंदगी में यह एस्पेक्ट। ये हाइड्रोजन का मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन, और इसी के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा था। मान लो इसका जो ये हरा वाला है, ये इसी के चारों ओर समझ लो चक्कर लगा रहा था। ऐसे समझने के लिए खाली आप समझ जाओगे, ये हाइड्रोजन था, उसका एक न्यूक्लियस था, इसके चारों ओर हरे का जो है वो चक्कर लगा रहा था। अब ये चक्कर लगाते लगाते इसके साझेदारी में आ गया है, तो साझेदारी में आ गया है तो ये जो है पकड़ के दोनों को खींचे ले रहा है। तो जो दोनों को खींचे, जब एक प्लस था और एक माइनस था तो न्यूट्रल थे। प्लस और माइनस जब आपस में बैलेंस थे तभी तो न्यूट्रल थे। अब माइनस दूर खिसकता जा रहा है तो पीछे कौन प्रभावी हो जाएगा, कौन ज्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन का जो प्लस चार्ज है माइल का, लेकिन पूरी तरह तो छूटा नहीं है। पूरी तरह छूट जाएगा तो दूसरे प्रोटॉन बचेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं छूटा, बस थोड़ा सा अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है, असमान बंटवारा हो जाता है। समझ गए? तो विज्ञान के दृष्टि में, विज्ञान के हिसाब से ये जो गुण है खींच लेने वाला, अपनी तरफ खींच लेने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं क्या? विज्ञान के विद्यार्थी लोग जरा कंफर्म करो। ठीक बात बोल रहा हूं शायद मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए ये जो बॉन्डेड पेयर है, अब मैं भारी भारी शब्द छोड़ रहा हूं, तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट गेट्स attracted more towards the oxygen atom or nucleus, and that is what leaves the hydrogen atom with a partial positive charge, हल्का सा माइल्ड पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो बताओ भाई, तो हम दूसरा तुमको पिक्चर दिखाएं या रुको, इसी को इनोवेट करते हैं। और तुम लोग साथ देना, बताना कि हम सही से समझा पा रहे हैं कि नहीं। यू हैव टू हेल्प मी। और ये सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको असली मत समझ लेना, सिर्फ समझाने के लिए है। पर उसमें कमी निकालते घूमो कि नहीं सर एंगल तो ऐसा होता है, वैसा कैसे आप बना दिए, जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ
इलस्ट्रेशन, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है साइंस का, जल्दी से बता के फिर हम ज्योग्राफी पे वापस आते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट आप समझ लीजिए और ऐसे ही पढ़ा करिए ज्ञान तार्किक तरीके से। तो हम आपसे कह ये रहे हैं कि अभी पक्का है कि ऐसे एक वाटर के एक मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि भाई कुछ कारणों से, और कुछ हम नहीं जानते, कुछ कारणों से यहां हल्का सा प्लस और यहां माइनस आ जाता है। तो कहते हैं ना कि वो तो ठीक है, छीन तो तुम लिए, लेकिन दाग तो लगेगा ना तुम्हारे ऊपर, तुम बदमाशी किए, जबरई करे तो बदनामी तो होगी। 4 पैसे का फायदा जरूर तुम्हें मिल जाए, लेकिन फिर तो हर चीज की कॉस्ट है ना दुनिया में, ऐसे थोड़ा है कोई भी चीज फ्री में तो आती नहीं है, तो हर चीज की कॉस्ट है। तो ऑक्सीजन ने जबरई कर ली, जबरई करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच तो लिया, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर FIR हो गया, तो वो दाग लग गया, वो दाग लग गया। अच्छा भाई खैर, तो एक तरफ लोगे तो दूसरी तरफ देना भी पड़ेगा, यही संसार का नियम है। तो ऑक्सीजन ने माइनस चार्ज एज्यूम किया, ऐसे ही कई मॉलिक्यूल्स मान लो हैं साथ साथ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। तो एक वाला माइनस है, ई वाले प्लस को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? अब तुम समझ रहे हो जो हम कह रहे हैं, उसको बहुत शार्पली सुनना आप लोग, प्लीज ध्यान से सुनना। एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मॉलिक्यूल के ही अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मॉलिक्यूल के एक साइड में माइनस और दूसरी साइड में प्लस चार्जेस दिख रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर। अब चूंकि मॉलिक्यूल पर प्लस और माइनस चार्जेस आ गए हैं और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए अब मॉलिक्यूल्स के बीच भी कुछ घटनाएं होनी तय हैं। लाइन समझ में आई? मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हुए हैं, उनकी वजह से अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी होने पड़ेंगे, हो ही जाएंगे अगर प्लस माइनस चार्ज जो है वो डेवलप हुआ तो एक अणु के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे अब 2 से अधिक अणुओं के बीच कुछ घटनाएं होने जा रही है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत फंडामेंटल चीज है। और अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि हम इतना काहे टाइम खा दिया आपका इस चीज के पीछे। क्लियर हो गया सबको? तो अब इनको जोड़ देते हैं और क्या, जैसे जैसे होगा। जोड़ नहीं सकते, ये बॉन्ड तो है नहीं कोई, है ना भाई? आप तो समझ ही रहे होंगे, ये कोई केमिकल बॉन्ड तो है नहीं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है बस। अरे आज नई सिस्टम है ना कलम वाला, ये दुर्गति हुई जा रही है, लेकिन बस समझ लो, ऐसे खाली समझाने के लिए समझ लो बस, ऐसे जुड़ा हुआ है टाइप से, ऐसे ही मतलब समझ रहे हो बात? ये जो डॉट डॉट लाइन है, एक का ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर आने वाला नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझे बात को? अब ये केमिकल क्या इस बॉन्ड में ये जो बंधन बना है, संबंध जो स्थापित हुआ है, इसमें कुछ साझा हो रहा है क्या? समझे कि नहीं समझे? तो जिंदगी से मिलता जुलता कुछ है, जीवन से मिलता जुलता कुछ है। ई रहा, ई वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो हुआ वो क्या हुआ? ब्याह। और ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? अफेयर। समझे कि नहीं समझे? तो यंग जनरेशन है, यही लैंग्वेज में समझिए, सिर्फ कुछ लोग और क्या होता है, समझ गए? So, is there any pair of electrons being shared between hydrogen and oxygen? No, it is mere physical attraction. That's why it is not a chemical bond yet. Okay? Covalent ionic किसी भी तरह का क्यों नहीं है chemical bond? Because there is no sharing of electrons. Pairs of electrons are not being shared. It is a mere physical
अट्रैक्शन, दैट्स ऑल इट इज। तो तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है, जो लॉजिक हमने लगाया है उसके हिसाब से ये बात कही जा सकती है कि ये जो हाइड्रोजन है या ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ही आपस में अपने अपने जिंदगी में शादीशुदा हैं और दो दो से हैं, उसके बाद भी तीसरे से अफेयर कर रहे हैं। ये कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, अभी मान के चलते हैं कि ये पुरुष है मान लो और ये स्त्री है, बस सिर्फ उदाहरण के लिए। तो ऐसा ऐसा तो जिंदगी हराम हो जानी कि नहीं हो जानी दोनों की, ये बताओ। कुल मिलाकर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा ना वातावरण, सब मैश हो जाएगा कि नहीं आपस में। और यही होता है, आपस में मैश हो जाता है सब कुछ। जो चीजें फ्रीली एक फैमिली यूनिट की तरह जी सकती हैं, उनके सबके जीवन आपस में कूड़ा कबाड़ा हो जाते हैं। और इस वीक बॉन्ड की वजह से, इसी वीक बॉन्ड की वजह से ये जो यूनिट्स अपने जीवन में बहुत ऊंची प्रगति पे जा सकती थी, हवा बन सकती थी, उड़ सकती थी, गैस बन सकती थी, सो टू से, तो गैस नहीं बन पाए और रायता हो गया। रायता फैल गया ना, रायता फैल गया बोलते हैं, तो रायता हो गया। रायता लिक्विड होता है कि सॉलिड? तो अब कोई आपसे सवाल में पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, लेकिन H2S इज अ गैस, लेकिन H2O इज अ लिक्विड। आप समझ गए? अच्छा, इसमें भी दीपकवा जो है, इसमें भी वो हुआ जा रहा है एकदम कैटेगोरिकल कि नहीं नहीं लिक्विड नहीं है रायता, रायता तो मिक्स होता है। अरे भाई समझ बात। ओके, so it is the presence of this weak bond, weak physical bond, that is hydrogen bond. That's why we call it a hydrogen bond. Because of this hydrogen bond, the molecules of water, they are kind of in a mesh, in a lattice structure, and एक जाल जैसा बन जाता है, इसीलिए फ्रीली वो नहीं जाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और इसके लिए ही जो है वो कुछ भी हो, लेकिन कोई भी बात हो, हम और आप इल्जाम लगा सकते हैं इनके ऊपर कि देखो अफेयर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अब मान के चलो कि ये कुछ पुरुष स्त्री वाली बात नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दैट्स ऑल वी नो। बिकॉज वंस एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दैट इज देयर आइडेंटिटी। मॉलिक्यूल्स है बस, सब उसके अंदर के एटम को मत देखिए आप। तो ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच का ये जो प्रेम है, इनके बीच का जो ये प्रेम है, जो उनके अंदर की किसी घटना से प्रेरित है, अपने अपने आत्मा से प्रेरित है, वही जीवन की उत्पत्ति का कारण है। सिर्फ यही बॉन्ड नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। डू आई मेक सेंस और नॉट? आप सहमत हैं इस बात से कि अगर ये बॉन्ड नहीं होता, ये अफेयर नहीं होता, तो जीवन ही नहीं होता अर्थ पे? क्या ये बात सही है? धरती पे जीवन नहीं होता, ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जल नहीं होता तो जीवन की उत्पत्ति स्वरूप में जैसे जीवन है वैसे तो होता है। वापस आ जाओ, इधर तक की बात बहुत होगी। तो अब बताओ वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई क्यों है? अब सबको समझ में आ जाएगा, चाहे जो ने पृष्ठभूमि के विद्यार्थी। तो जब पहले का गर्म करके शुरू करी हो, जब पहले भगोने में पानी रखोगे, जब पहले गैस के ऊपर, और गैस गरमाना शुरू करोगे, तो पहले बहुत सारी जो एनर्जी है वो इसको तोड़ने में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? उसके बाद नंबर आता है कि इसको इवेपोरेट करके जो है, पहले लिक्विड में जो आपस में मॉलिक्यूल्स खिंचे हुए हैं उनको खत्म करो, उसके बाद उनको उड़ाना शुरू करोगे। ये जो मैस मचा रखा है, पहले उस मैस को खत्म करना पड़ेगा ना। समझे? यू गेट इट? तो बहुत सारी एनर्जी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले ब्रेक करने में खर्च हो जाएगी, उसके बाद उनको वो गतिज ऊर्जा या जो मोशन है वो प्रोवाइड होगा कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के ऊपर जो है इवेपोरेट हो जाए। आप समझ में आ गया होगा, उनको नहीं लगता कुछ है इसमें। दैट्स ऑल। बहुत इसको तो 3-4 घंटा पढ़ाया जा सकता है कि कैसे वाटर
अब इसकी वजह से बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाएंगी। आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि नहीं पानी को, कि जिसको चाहे उसको अपने आप में घोल लेता है। और अगर ये भी कैपेबिलिटी नहीं होती, घोल लेने वाली कैपेबिलिटी नहीं होती, तो भी जीवन की उत्पत्ति संभव थी क्या? अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं सारा, कि कैसे जल ने एक सॉल्वेंट के रूप में इधर से उधर मिक्सिंग करवाई है। ये तो सब आप जानते ही हैं। अगर सॉल्वेंट नहीं होता तो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर पाता? कुछ भी नहीं होता ना। सॉल्वेंट कैरेक्टर उसका जो इंपॉर्टेंट है। तो वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? उत्तर दीजिए विज्ञान के विद्यार्थी। हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी। अच्छा जवाब दिए, नए नए शब्द आप बोल रहे हैं। तो अब ये भी भाई आसान शब्दों में भी बता दीजिए। लूजली पोलर नेचर ऑफ वाटर। नहीं नहीं, आप लोग आपस में नॉलेज शेयर कीजिए। अगर अपने सब दोस्तों को बताना हो कि वो पोलैरिटी आप बोल रहे हैं, तो पोलैरिटी बताइए, क्या है भाई पोलैरिटी? अरे बहुत आसान है भाई। यही तो पोलैरिटी है, पोल्स बन जाना, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल्स, यही पोलैरिटी है। ऋणात्मक और धनात्मक दो बॉडी के हिस्से हो जाना। किसी भी मॉलिक्यूल के शरीर के अगर दो हिस्से हो, एक एक जो धनात्मक साइड का हो जो हो, तो वो पोलर हो जाता है नेचर। और जब जो जिस तरफ प्लस है, वो किसी दूसरे के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे इसे कर रहा है। और जो माइनस है वो दूसरे के किसी के प्लस को करेगा। तो इसमें सोडियम क्लोराइड, समझे बात को? सोडियम क्लोराइड, नमक को जब घोलोगे तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो वो फिर जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होकर आपस में चिपके रहेंगे कि नहीं? तो इसी को तो कहते हैं कि भूल गया, दिख नहीं रहा। समझ में आया हो तो बताओ। जो प्रॉपर्टी आपस में इनको इनको अट्रैक्ट करवा रही है, वही किसी दूसरे प्लस को नहीं करवाएगी, वो भी कराएगी। हो सकता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग निकले, और भी ज्यादा वो ज्यादा पोलर हो, तो और आसानी से आगे चिपक जाएगा कि अरे इनका छोड़ो, इनके पीछे कहां पड़े हो, हमको देखो। इस टाइप का बात हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ गए आप। कितनी चीजें देखो फट 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 एक्सप्लेन हो गई। साइंस ऐसे पढ़ा करिए, तुम आसानी से, मुझसे भी बेहतर तरीके हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब वापस आ गए कि स्पेसिफिक कितना बड़ा, कितना सिंपल, लेकिन कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सब कुछ जो हो रहा है, ज्यादातर चीजें इस 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 इश्क की वजह से हो रही है। सब दुनिया में इसी इश्क की वजह से सब कुछ है, और कुछ है वह नहीं। ठीक है, तो ये जो है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होती है, और इसलिए पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, तो एनर्जी को जो है वो होल्ड कर सकता है, ऐसे समझिए। एनर्जी को, बहुत सारा गर्मी को होल्ड कर सकता है, काफी समय तक होल्ड कर सकता है, धीरे धीरे। एब्रप्ट चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फाइन, कुल मिलाकर यहां तक आप समझ गए। अब हम आपसे, अब जब जान गए हैं आप कि वाटर किस प्रकार से जो सोर्स है जो है टेम्परेचर रेगुलेशन का, तब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर वाटर बजट की बात की जाए तो आपके हिसाब से मोटा मोटी आप क्या जानते हैं, ये बताइए। आपने जो है अर्थ का टोटल वाटर आप बता ही रहे हैं, ठीक है। आपको मैं सलाह देता हूं, ये सब यहां बताने वाली चीजें नहीं है। आप सिंपल सा ये पढ़ लीजिएगा, दो तरह से पढ़ के एकदम समझ लीजिएगा, सवाल गलत नहीं होने पाए। एक तो प्लेनेट के टोटल वाटर का कितना परसेंटेज ओशियन में है, कितना परसेंटेज जो है वो ग्लेशियल रूप में है, आइस के रूप में है, क्रायोस्फीयर के रूप में है, कितना परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में है। एक तो ये मालूम होनी चाहिए, तीन डेटा। दूसरी चीज मालूम होनी चाहिए आपको कि फ्रेश वाटर, टोटल फ्रेश वाटर जितना है, ओके, टोटल फ्रेश वाटर में कितना फ्रेश वाटर कहाँ है, ये दो डेटा अलग से सेपरेटली दिमाग में बैठा लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा, ऐसा मेरा कहना है। और पानी के वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े महासागर हैं उनमें नंबर 1 कौन आता है, नंबर 2 कौन आता है, नंबर 3 कौन आता है, 3 याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज आप समझे, स्पेसिफिक हीट
और पोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट और पोलैरिटी दो वाटर के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, जिनकी वजह से बाकी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं कि क्यों वो हो रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है कि ओशियंस का स्ट्रक्चर देखा जाए। अब हम ओशियंस की तरफ आ रहे हैं, उसके बाद रिवर्स और लेक्स पे जाएंगे। ओशियंस का अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो ओशियंस को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और वो ये है, जैसे हम महासागरों को देखते हैं उसी स्वरूप में आप देखिए। हम जमीन पे होते हैं, जमीन से महासागर की तरफ बढ़िए आप। ठीक है, जमीन से अगर महासागर की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो अब आप समझते हैं, क्योंकि आप अब अच्छे भूगोल विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी हो चुके हैं, तो अब आप समझते हैं कि एक न एक एरिया ऐसा आएगा जहां पे जमीन, इसका भी कोई चित्र, आज एक्चुअली पीडीएफ बना नहीं पाया, समय नहीं मिला, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर हम इसका वो देखना चाहें, रुक जाइए मैं ट्राई करता हूं। विकिपीडिया कहीं मिल जाता तो भाई काम हो जाता। अच्छे से समझे इस बात को। हम लोग लैंड पे हैं, धरती पर हैं, और धीरे धीरे समुद्र की तरफ ऐसे जा रहे हैं। तो ये कोस्टल एरिया हो गया पूरा, ऐसे कोस्टल एरिया चलेगा, ऐसे खड़ा खड़ा काट दिया गया समझो क्रस्ट को। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो है, जो ये हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी कहीं तक, और फिर कहीं ऐसा एरिया आएगा जहां से ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्टिक चालू हो जाएगी, ग्रेनाइटिक, बेसाल्टिक। ठीक बात है, ये भी आप समझते हैं। तो कोस्ट, धरती का लैंड मास का वो पार्ट जो कुछ दूर तक पानी के अंदर अंदर यहां तक रेज होता है, बढ़ा हुआ होता है, उसके बाद ढलान, जो एब्रप्ट ग्रेडियंट है इसके बाद शुरू होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोस्ट लाइन से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होने के बीच का जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। तो इसमें क्या ऐसी खास बात है, इसका बार बार नाम आता है, तो ऐसा क्या है इसमें? कुल मिलाकर ये है तो सेडिमेंट ही, ये बात समझ सकते हो। इधर रॉक्स है, इधर पानी है, तो पानी, रॉक पानी मिल मिल के इरोजन, सेडिमेंटेशन, यही सब तो हुआ होगा हजारों लाखों सालों तक। तो अल्टीमेटली ऐसे जमा होता गया होगा, जमा होता हो गया, सॉल्ट हो गया, बहुत सारी मरीन लाइफ हो गई, तमाम चीजें इसमें दबती गई होंगी, और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना हुआ। सही बात है कि नहीं है? तो अगर ऐसा है भाई, तो इसमें क्या क्या चीजें इंटरेस्ट की हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, हमारे आपके, या कह लीजिए इंसानों के इंटरेस्ट की क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, अगर ये सेडिमेंट है तो? सबसे महत्वपूर्ण बात इंसानों ही क्यों है, ओवरऑल देख लीजिए। सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो इलाका होगा ये न्यूट्रिएंट रिच होगा। क्या ये सही बात है? क्योंकि बहुत नजदीक है न्यूट्रिएंट्स बहुत शैलो वाटर में है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। तो ये न्यूट्रिएंट रिच होंगे, ये पूरा इलाका, जहां तक बहुत गहरा शुरू जहां से नहीं हो जाए, यहां तक का इलाका ये न्यूट्रिएंट रिच होगा, नंबर 1। तो इसमें जो बेड है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो बेड है, वहां से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत पुराने होंगे वो तो इसमें दब चुके होंगे, फॉसिल्स वगैरह और इस तरह की चीजें। तो ये रिच सोर्स ऑफ फ्यूल भी हो सकता है कि नहीं? अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो आप वो करें, बोरिंग करें, जिसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, जिसे एक्सप्लोरेशन करें, तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के लिए एक रिच सोर्स, रिच एरिया माना जाता है कि नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ? उसके लिए बहुत मारामारी होती है, फिशिंग हो गई, तो यहाँ पर लाइफ की भी ग्रोथ ज्यादा होगी, और जो पास्ट लाइफ है वो भी यहाँ दबी हुई सेडिमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक बात है, ओके। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो एकदम से गिरता है और फिर थोड़ा सा उठता हुआ दिखता है, और फिर ओशियानिक फ्लोर आ जाता है। ओशियानिक फ्लोर जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता है। ओशियानिक फ्लोर बहुत अनइवन होता है, उसमें भी ट्रेंचेस होती हैं, खड्ड होते हैं, उसमें भी पहाड़ियां होती हैं। ओके,
तो आप जानते हैं, इतना जनरल नॉलेज तो आपको पहले से ही है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप समझ गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकते हैं वो आप जान गए, और वो कैसा दिखता है वो भी आप जान सकते हैं। कहीं भी देख लीजिए, अगर गूगल अर्थ अभी चल जाता है तो मैं आपको दिखाई देता हूं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रुको रुको रुको, इसी में है, यही में है, विकिपीडिया में होगा। ये देखिए, एक और चित्र हमारे काम आ सकता है, ये देखेंगे तो हम, ठीक है। ये लैंड का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अंदर, पानी के अंदर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, फिर एकदम से कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा और फिर ओशियानिक रिज चालू हो जाएगी। दैट इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है। या बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे बताता हूं कि चलो अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अब पानी की तरफ आ गए हम, ठीक है। पानी की तरफ जब हम पहुंच गए तो अब पता करते हैं कि पानी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो वाटर बॉडी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या घटता बढ़ता है, कैसे चेंज होता है, क्या परिवर्तन आते हैं, अब ये जान लीजिए। तो पानी की किसी भी वाटर बॉडी की बात की जाए तो क्या क्या बातें की जाएंगी उसके बारे में, उसके स्वरूप को आपको जो है, अगर उसके स्वरूप का विस्तृत आपको जो है वो जिसे कहते हैं कि विवेचना करनी हो, तो आप क्या उसमें क्या क्या बोलेंगे कि ये तालाब इतना गहरा है, ये तालाब इतना चौड़ा है, इसका पानी गंदा है या साफ है, ठीक है, यही सब बातें करेंगे। तो वही बातें हम ओशन के बारे में भी करेंगे। ओशन को अगर डिस्क्राइब करना हो एक वाटर बॉडी के तौर पे, तो हम एक्सपेंस देखेंगे उसका कि वो कितना बड़ा है, कैसा है। गहराई देखेंगे तो सिंपल सी बात है, एक तो ऐसे ऐसे देख लीजिए, फिर एक ऐसे ऐसे देख लीजिए, काम हो गया। बस गहराई देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, या लंबाई चौड़ाई जो भी कहना चाहे, और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं कि इनके दाहिने से बाएं जाने पर, ईस्ट से वेस्ट जाने पर, वेस्ट से ईस्ट जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, हो गया। किन गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इतना समझ गए तो सागर में का जो कंट्रीब्यूशन है, महासागरों का जो योगदान है, वो समझ जाएंगे कि महासागर किन बातों से प्रभावित होते हैं और किन बातों को प्रभावित करते हैं, दोनों ही हम समझ जाएंगे। तो वही बेसिक साधन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमने बोला कि टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो पहले खुद को देख लें कि इसका खुद का टेम्परेचर कैसा होता है, फिर रेगुलेट करता है तो बाद में देखेंगे। तो ओशियानिक टेम्परेचर को अगर आप देखने जाएं तो क्या पाएंगे कि गहराई के साथ साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बात आएगी। तो क्या ये कॉमन सेंस से आप डिराइव नहीं कर सकते कि गहराई के साथ साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ भाई। कॉमन सेंस की बात है भाई, बहुत सिंपल सा उदाहरण तुमको हम दे रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनना। मान लो ये जो हाथ है वो दरवाजे में आ गया, तो ये सोच के भी दिमाग खराब हुआ जा रहा है। ये दरवाजा, इतना हाथ जो है, अंगुली जो है, उंगली जो हमारी वो दरवाजे में कहीं बीच में आ गई, ठीक है, और यहाँ इतना पार्ट जो है वो कुचल गया, उंगली का सबसे ऊपर वाला जो कोर है वो कुचल गया। तो अब तुमको ये बताना है कि छूने पे जो दर्द वाली बात है वो कहाँ कितनी होगी। तो अब आप हमको बताइए इस उदाहरण से, ठीक है। इस हथेली का उदाहरण ले लीजिए कि चोट लगी है यहाँ इस जगह पे, ये दरवाजे में आ गया है, तो यहाँ छुएंगे तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। उससे दूर भी दर्द तो होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। फिर यहां से शुरू कर देंगे तो फिर दूरी बढ़ने के साथ साथ दर्द में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद सब वैसा ही है। डज इट मेक सेंस टू यू कि कुछ एक ऐसा जोन होगा जहां उस पॉइंट से दूर हटेंगे तो तेजी से चेंज आएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है, उसके आगे मत छूना भाई, उसके आगे बहुत ज्यादा है। बस वैसे ही हाथ को खड़ा कर दीजिए मेरे। तो यहाँ सूरज, चोट को समझ लीजिए कि सूरज है, सूरज की गर्मी है जो गिर रही है, तो जो गर्मी गिर रही है तो सबसे ज्यादा तो यहाँ दर्द होगा हमको। उसके बाद जो है धीरे बहुत तेजी से कम घटेगा दर्द। उसके बाद दर्द में यहाँ सब बराबर है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है दर्द, बात खत्म। तो जो ग्रेडियंट है वो कुछ लेवल तक बहुत तेजी से गिरेगा, उसके बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
सिंपल। तो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट अगर समझिए, तो अगर 24-25 डिग्री टाइप का अगर एवरेज टेम्परेचर सी सरफेस का टेम्परेचर मानिए, तो सरफेस से जब हम नीचे की तरफ जो है जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो एक जोन ऐसा आता है जहां पर बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरता है। ये देखिए 24 से 4 हुआ जा रहा है, इतने ही हाइट में 2000 तक की ही डेप्थ, 2000 मीटर के अंदर अंदर ही 24 से जो है वो 4 की तरफ 5-6 डिग्री तक आ जा रहा है, 5 डिग्री तक आ जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो यहां बहुत तेजी से टेम्परेचर जो है वो गिरता है। याद रखना कि जितने भी ऐसे एरिया हैं वो जोन होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो शार्पली, कोई भी कैरेक्टर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, कोई भी अगर शार्पली चेंज होता है बहुत तेजी से, तो जिस जोन, उस जोन की जितनी भी मोटाई कह लो, गहराई, ऊंचाई कह लो, इस पट्टी की जितनी भी मोटाई होगी, उस पूरे मोटाई को कहते हैं थर्मोक्लाइन। और रेखा भी खींच के चाहे कह लो, चाहे जोन कह लो, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। क्लाइन का मतलब ये होता है झुकाव, इंक्लाइन, डिक्लाइन सुना होगा। तो क्लाइन का मतलब झुकाव के, तेजी से गिर रहा है अगर कोई चीज, शार्पली गिर रहा है, इधर से कहो तो उठ रहा है, इधर से कहो तो गिर रहा है, एक ही बात। तो वो जो है वो एरिया थर्मोक्लाइन कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद जब वो थर्मोक्लाइन एक बार निकल जाता है, तब जो वो बहुत कम 1 डिग्री, सोचो 2000 से चले और 7000 किलोमीटर तक गए, तो मुश्किल से 2 डिग्री, 1 या 2 डिग्री का चेंज आया, तो वो फिर चेंज जो होता है वो उतना शार्प नहीं रह जाता है। ठीक। ये कैरेक्टर है। अब एक कैरेक्टर हमने पढ़ा, दूसरा कैरेक्टर सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी, कितना नमक है पानी में, ये हम पढ़ रहे हैं। तो सैलिनिटी में भी क्या होता है, सैलिनिटी जो है वो गहराई के बढ़ने के साथ साथ सैलिनिटी बढ़ती है। टेम्परेचर गहराई के साथ साथ घटता है, सैलिनिटी बढ़ती है। तो सैलिनिटी अगर गहराई के साथ साथ बढ़ती है, तो जिस भी जोन में, ठीक है, जिस भी जोन में, वो कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक जोन आते हैं, उनका कारण अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा कल जब विस्तार से पढ़ेंगे। आज सिर्फ ब्रीफ आइडिया, ताकि आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सके घर जाकर। सैलिनिटी जो है वो गहराई के साथ साथ बढ़ती है। तो एक मान लो अभी इसी जोन को समझिए कि सैलिनिटी यहां से यहां तक ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इस गहराई का, ठीक है, क्योंकि वो पानी वैसे ही कम है, वैसे ही ऊपर है, और जो है वो आपस में मिक्स होता रहता है, चलता फिरता रहता है। उसके बाद शार्पली जो है सैलिनिटी बढ़ती है, वही हैलोक्लाइन कहलाता है। थर्मोक्लाइन, हैलोक्लाइन। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टर्न और आता है, मैं बताऊंगा क्यों आता है। जब फ्लोर से आप प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, तभी एक बार और हैलोक्लाइन आता है, वो हम बताएंगे आपको कि कहां आता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो तीसरा अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या आप नहीं मानते कि किसी लिक्विड का, स्पेशली वाटर का, अगर टेम्परेचर और उसमें कितना नमक भरा है, ये दो चीज का ज्ञान हो जाए, तो घनत्व अपने आप बता सकते हैं हम? क्या आप नहीं बता सकते कॉमन सेंस से कि भाई सिंपल सी बात है यार, नमक जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है वो ज्यादा घनत्व होगा पानी का, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? तो तीसरा तो अपने आप ही एक्सप्लेन हो जाएगा। ये डेंसिटी, पिकनो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी का ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पर सैलिनिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो पानी ठंडा। हाँ, एक गुण और साथ साथ ही बता देते हैं, पानी का एक जबरदस्त गुण और है, और वो क्या है कि पानी का टेम्परेचर कम होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है? विज्ञान के विद्यार्थियों से जो है जवाब ज्यादा अपेक्षित है। हालांकि ज्ञान किसी की, हमारी किसी की बकौती नहीं होती, आपकी हमारी, तो फिर भी कम से कम उनसे अपेक्षित है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बकौती नहीं कर रहा हूँ। जो है वो कोनो डिक्रीज बोल रहा है, कोनो इंक्रीज बोल रहा है। पानी का तापमान कम होने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? साक्षी, भूपेंद्र, आलम, 3 जने तो पहुंच गए, सही सही पहुंच गए। नहीं भाई, ये सब तो बेसिक चीज है, कक्षा 5-6 पता नहीं किसमें होगा, यह सब नहीं जान रहे हो तो कैसे मजा आएगा? ठीक है, पानी
ये भी पानी का एक जबरदस्त कैरेक्टर है, चमत्कार। ये पानी ही सबसे बड़ा चमत्कार है ईश्वर का। 0 डिग्री से कह लीजिए, अभी समझने के लिए, 0 डिग्री पर तो पानी बर्फ होता है। 0 डिग्री से जब वो पिघलना शुरू होता है, ठीक है, पानी जब पिघलना शुरू होता है, 4 डिग्री के बीच में डिफरेंटली बिहेव करता है पानी, और 4 डिग्री से लेकर ऊपर तक डिफरेंटली बिहेव करता है। सब इस ये क्राइम है, बताना, इसको क्लास में बताना भी क्रिमिनल है। अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो ये आपको आना चाहिए, और मैं इससे आगे बोलूंगा भी नहीं। अब आप पढ़ें इसको, इसके लिए समय नहीं, ठीक है। खैर, अभी तो आप समझ रहे हैं कि 4 डिग्री तक पानी ठंडा होने के साथ साथ जो है उसकी जो है वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 4 डिग्री तक अगर ठंडा करेंगे आप तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो वही हो भी रहा है। 4 डिग्री अभी आया था कि नहीं आया था, देखा नहीं आपने, ठीक। तो डेंसिटी, तो भैया एक तो तापमान की वजह से भी डेंसिटी बढ़ रही है, सैलिनिटी की वजह से भी डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से नहीं काम करेंगे। यस और नो में जवाब दो तो आगे बढ़े। सिंपल सा है, तो कुछ चाहिए नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि हम टेम्परेचर डायनेमिक्स और सैलिनिटी के डायनेमिक्स को समझ लें तो हम वाटर की डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके पैटर्न को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके पैटर्न की जो व्याख्या भी कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके भाई, व्हाट नेक्स्ट? तो अब जब इतना जान गए हैं तो ये भी बताइए कि तापमान को, समुद्र के तापमान को, वाटर बॉडी जो है उसके तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे, बताइए भाई। मान लीजिए कर्क रेखा है, ठीक है, और इधर नॉर्थ है, यानी इधर हम लोग ये सब है, इधर है, और साउथ है। तो कर्क रेखा के इधर है सूरज की, इधर है, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? इंसोलेशन, इंसोलेशन का प्रभाव पड़ेगा। एंगल, सूरज कहाँ है, सीधे सिर पे है कि एंगल पे है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 कि सूर्य की क्या, यानी सॉल्स्टिस का प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे अर्थ ऐसे और ऐसे जो कहते हैं, ठीक है, सॉल्स्टाइसिस जो है उनका प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2 हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, क्या कि समुद्र के ऊपर किस प्रकार की हवा बह रही है, ऊपर बहने वाली हवा जो है वो ठंडी हवा है या फिर गर्म हवा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव इसलिए भी पड़ता है दोस्तों क्योंकि सागर जो है, ठीक है, समुद्र का जो जो क्या कहेंगे, सरफेस है, जो सी सरफेस है, वो सी सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट क्या है, एनवायरमेंट से उसका कांटेक्ट पॉइंट ऊपर क्या है, सी सरफेस का हवा ही तो है। तो हवा अगर ठंडी होती है उसके ऊपर चलने वाली, तो समुद्र का जो सरफेस है वो अपना टेम्परेचर उस हवा को लूज कर सकता है कि नहीं। कैलोरीमेट्री का जो सिद्धांत है वो क्या है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कम है उसकी तरफ ही तो प्रवाह होगा। तो ऊपर अगर हवा ऐसी है कि हमसे ज्यादा गर्म नहीं है, अगर हमसे वही ज्यादा गर्म है तो उल्टा हम गर्म हो जाएंगे, लेकिन हमसे ज्यादा गर्म अगर वो नहीं है तो हमारी कुछ गर्मी वो सोख सकती है कि नहीं, सी सरफेस की। ओके, ठीक है। तीसरी चीज कि पानी छिछला है कि गहरा है, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर पानी छिछला है तो सूरज का सिर्फ सीधे सीधे उस पर पड़ेगा और उसके नीचे कुछ है ही नहीं जिसको वो अपना हीट ट्रांसफर कर सके। ये बात ठीक समझ में आती है। और अगर गहरा पानी है तो फिर टेम्परेचर ऊपर से नीचे जो हीट का डिसिपेशन है वो भी संभव, वो हो सकता है। ये 3 चीज सब समझ गया। और ये कोई ऐसी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सब अलग अलग लोकेशंस की बात हो रही है। आप देखिए कि ये अक्षांशों के आधार पर, अक्षांश कैसे कैसे इधर से उधर होंगे, इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ जाने पर क्या होगा, ये उसकी बात हो रही है। ठीक बात है। ये जो बात हो रही है वो कि कहां कौन किस प्रकार ट्रेड विंड्स कहां चलती हैं, वेस्टर्लीज कहां चलती हैं, ये सब जो बात है ये हो रही है। और यहां पर शैलो वाटर और डीप वाटर की जो बात हो रही है वो कहां हो रही है कि कॉन्टिनेंट्स के पास जो ओशियानिक मैस है उसका क्या होगा, और बीच में समुद्र के गहरे समुद्र में जाकर होगा उसका क्या होगा। ये सब जो है वो यहां पर चीजें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूं कि टेम्परेचर, अगर आप आज सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे इन चीजों को।
सैलिनिटी जो है लवणता जिसे कहते हैं, तो सैलिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सनलाइट पड़ेगी ऊपर, ठीक है, सनलाइट अगर ज्यादा सरफेस पे पड़ती है, सरफेस का जो जिसे कहते हैं कि इवेपोरेशन है, ठीक है, अगर बादल देखिए, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने सॉइल के संदर्भ में पढ़ा था, वो आपको याद है? सॉइल के संदर्भ में जो पढ़ा था, वही चीज इस पर लागू कर दीजिए कि अगर किसी एरिया में इवेपोरेशन, यहां तो इवेपोरेशन कहलाएगा, इवेपोरेशन जो है वो अधिक हो रहा है और प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर पानी जो आ रहा है बॉडी में वो कम है और पानी निकल ज्यादा जा रहा है तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो अगर डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो पानी कम रह जाएगा, और सॉल्ट तो उतना का उतना ही बना हुआ है, सही बात है, सॉल्ट तो इवेपोरेट हो नहीं सकता। तो अगर सॉल्ट उतना ही बना हुआ है, पानी कम हो गया तो सैलिनिटी बढ़ गई। ये बात समझ में आती है? ठीक बात है, एकदम सही बात है। दूसरा उदाहरण देखिए कि अगर नदियों का पानी कहीं मिल रहा है, जैसे खाड़ी है, कोई डेल्टा एरिया है, ऐसी जगह पर सैलिनिटी इधर ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इधर कम होगी, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर आकर ऐड हो जा रहा है। ये बात भी सही है, क्लियर है। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि यही चीजें जो है वो मोर और लेस जितने भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, जहां भी वो उपस्थित है, वहां पर ये चीज लागू होगी। ठीक, तीसरी चीज ये है, ठीक है, आइस का एक उदाहरण देखिए, ठीक है, क्योंकि आइस भी क्या है, आइस जब जमता है तो सॉल्ट को एक्सपेल कर देता है, ठीक है, तो आइस कहां पर कितनी है ये भी उस पर फर्क डालेगा। ओके, जहां जब जैसे वो वाला एग्जांपल देखिए ना, वो जो ऊपरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर आप देखिए पूरा एग्जांपल ऊपर की तरफ, रुके देखिए, इसमें एक दो मैप होगा तो हम बताते हैं आपको। हाँ, इस एरिया को समझने का प्रयास करिए ना, जहां पर भी इन सभी एरिया में जहां पर भी आइस एज अ फ्रेश वाटर सोर्स अवेलेबल है, वहां पर सैलिनिटी कम होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, वहां पर सैलिनिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक, ये भी आप समझ गए। बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण चीज समझिएगा इस चीज को। इन बेसिक चीजों से अब सवाल आता होता नहीं है, कई बार अब जहां पर वो बेसिक चीजें गंभीर हो रही होती है उस पॉइंट सवाल पूछता है। देखिए ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लार्ज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यदि कहीं, ध्यान से सुनना, यह बात सही है कि जब पानी, चाहे वो नमकीन ही क्यों ना हो, जब बर्फ बन रहा होता है या स्टेट चेंज कर रहा हो, चाहे भाप बन रहा हो चाहे बर्फ बन रहा हो, तो नमक को अपने साथ लेता नहीं है, नमक छूट जाता है पीछे। ये बात ठीक है, ज्यादातर नमक जो है वो पीछे छूट जाता है, ठीक है, सॉल्ट। तो जब कभी सी वाटर, ध्यान से सुनना हमारी बात, सी वाटर, फ्रेश वाटर नहीं, सी वाटर जब आइस में बदल रहा होता है तो जो सॉल्ट है वो एक्सपेल होता है। तो वो कह रहा है, देखो कि जो पानी था वो बर्फ बन गया, पानी और नमक दोनों साथ में थे, पानी बर्फ बन गया पूरा। अब जो नमक इसमें अनकॉर्पोरेट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, वो नमक पीछे छूट गया, और पीछे पानी का वो आयतन कम बचा ना, क्योंकि इसी में से कुछ पानी बर्फ बन गया ना। तो मान लो 100 लीटर रहा, 100 लीटर में से 10 लीटर बर्फ बन गया, लेकिन 10 लीटर वाले का जो नमक है वो 90 में आके फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया? ये समझे? बहुत क्लियर। तो सी वाटर जब आइस कहीं बन जा रहा हो, और कहां कहां परिस्थितियां आएंगी आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपसे डिस्कस किया जाएगा, वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सॉल्ट पीछे छूट जाएगा, और वहां जिस जगह पर जमा होगा वहां बहुत हाई सैलिनिटी हो जाएगी। ठीक, और ऐसी जगहों पर ज्यादा ज्यादा इसको नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप समझ चुके हैं, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी हर जगह पर देखिए, समझिए इस चीज को, टेम्परेचर और सैलिनिटी का आपस का संबंध देखिए, बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ लेंगे। अगर ये समझ गए तो ओवरव्यू समझ लिया आपने। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, अपनी बेसिक और अवेलेबल नॉलेज के आधार पर जानते हैं कि जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे वो ऐसे ही है, ये इक्वेटर हो गया,
ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के इधर उधर जब हम बढ़ते हैं तो जो एनुअल कह लीजिए, जो बोल लीजिए जो टेम्परेचर है, जो ज्यादा लाल और नारंगी जैसा बहुत गर्म है, और इधर की तरफ जाइए तो बहुत ठंडा है। ये ग्रेडियंट तो हम वैसे भी जानते हैं, ये तो हमको मालूम है, इंसुलेशन का पैटर्न ही ऐसा है, ओवरऑल ओवरऑल पैटर्न ऐसा ही होता है। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो पीली पट्टी है, ये जो पीली पट्टी है वो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक क्यों है, ये पीली पट्टी थोड़ी दूर क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो लैंड मास है वो इस तरफ ही जो है वो, तो इस पूरे बेल्ट में जो गर्मी है वो यहाँ ज्यादा जकड़ के होगी, खूब बहुत ज्यादा गर्मी इस तरफ पड़ेगी यहाँ पे। ठीक, तो जो डिफरेंशियल ग्रेड, कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रेडियंट है वो भी दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग है। यहां तक तो समझ गए हम, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सी सरफेस का वो हम समझ गए। आप देख पा रहे हैं क्या कि ये एरिया और ये एरिया बहुत गर्म है? कोई चैट बॉक्स में बतावे कि ये दिख रहा है क्लियरली? इस सबसे गाढ़ा जो कलर है वो कहां कहां का है? तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाते हैं? ये जो चिंदी चिंदी टाइप के छोटे छोटे टाइप के आपको दिख रहे होंगे, मैं लार्ज कर देता हूं इनको, ये क्या कहलाते हैं? ये, अरे इतना ज्योग्राफी तो सबको मालूम है भाई, लिखो, इतना बेसिक तो मालूम है होना चाहिए। आइलैंड्स, कौन से आइलैंड्स है, कौन सा सी है? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मिथिलेश, अभिषेक, कैरेबियन है ना, कैरेबियन, ये कैरेबियन एरिया है। देखो काहे इतना गर्म हो गया है, अब ये भी बता दो क्यों गर्म है ये इलाका, और ये इलाका इतना गर्म क्यों है? जबकि उसी लैटिट्यूड पे है, देखो तो ये उसी लैटिट्यूड पे है जितना ये है, लेकिन फिर भी ये इतना गर्म काहे हो जा रहा है? ये पूरा इलाका, ये बेल्ट क्यों इतना गर्म है और ये बेल्ट इतनी गर्म क्यों है? कॉमन सेंस। अरे नहीं, कहाँ लगा दिया दिमाग, अरे नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ, सवाल फिर से समझो हमारा। हम ये कह रहे हैं कि ये मानते हो, ये देखो इक्वेटर, ये देख रहे हो, यहां से इक्वेटर चला तो वो डंडी डंडी दिया, ये है इक्वेटर। तो इस इक्वेटर पे तो सब कुछ बराबर गर्म होना चाहिए ना, पानी पूरा। यहां से चलो और ये पूरे में गर्म पानी, गर्म मतलब ये इतना दो ठो हॉट स्पॉट क्यों है कि ये ज्यादा गर्म है और ये ज्यादा गर्म है? ये पूछ रहा हूं मैं, एक ही लेटीट्यूड पे ये और ये क्यों ज्यादा गर्म है? आगे ब्लॉक है, मिक्सिंग का चांस कम है। पहुंच गए हो तुम लोग, यू आर देयर, यस, नेचुरल सी बात। तीन तरफ से घिरा नहीं है ये, जब लैंड मास नहीं है इसके चारों तरफ, लैंड मास नहीं है यहाँ, तो जो लैंड लॉक्ड रह जाएगा वो गर्म नहीं हो जाएगा। ठीक बात, अब आप समझ गए। ये दोनों वर्ल्ड क्लाइमेट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसी को याद आया ये पॉइंट? ये जो वार्म पूल बोलते हैं इसको, गर्म तलैया, वार्म पूल ये और एक वार्म पूल ये दोनों बहुत, पैसिफिक वार्म पूल और ये अटलांटिक वार्म पूल जो कैरिबियन वार्म पूल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वर्ल्ड के क्लाइमेट में। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे ये इसको इंडियन ओशियानिक डाइपोल, पैसिफिक इंडियन ओशियानिक डाइपोल, आगे आगे ज्यादा अभी परेशान नहीं करूंगा, नहीं जो नहीं पढ़े हो गड़बड़ा देंगे सब। यहां तक समझ गए? लास्ट, आज के लिए लास्ट, इसको देखिए, बेसिक्स। ये सैलिनिटी है, ठीक है, ये सैलिनिटी कहां पर कितनी सैलिनिटी है, अगर इसको देखने का प्रयास किया जाए तो सैलिनिटी का हमको एग्जांपल देता है 0 डिग्री से चलते हुए और साउथवर्ड्स और नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, ये देखिए यहां सैलिनिटी, तो हम लोग क्या तय किए थे
कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का डेप्थ में जैसे डिफरेंस देखे थे कि नहीं, याद आया आपको? अब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो यहां खत्म करके हम पूरे का ओवरव्यू क्लोज कर रहे हैं। तो गहराई वाला तो देख लिए थे हमने, क्या तय किया था कि भाई इतना जान लेते हैं बस कि गहराई में जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है और चौड़ाई में जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई, यही तो तय किए थे। तो गहराई वाला तो आप देख लिए थे कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का गहराई में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद है कि गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और सैलिनिटी बढ़ती है। ठीक वही चीज चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई में देख लीजिए। अगर इक्वेटर से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरफ जाने का प्रयास करें तो क्या होगा, सैलिनिटी में और टेम्परेचर में क्या होगा, और उसके फलस्वरूप अंततः ओशियानिक जो वाटर है, ठीक है, ओशियानिक जो वाटर है उसकी डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने यही अभी तक जो पढ़ा है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसको मैं एक वाक्य में कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, हमने ये जाना कि पानी क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें घुला हुआ नमक और उसका तापमान गहराई और विस्तार में अंतर आने पर कैसे प्रभावित होता है। दैट्स ऑल, दैट्स टुडेज लेक्चर। और उसी का अंतिम पक्ष जो समझना आवश्यक है कि हम गहराई वाला तो समझ गए, लंबाई चौड़ाई में क्या होता है, तो टेम्परेचर का तो समझ गए कि यहां से बढ़ोगे तो टेम्परेचर कम होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर कम होता है उसमें फिर ओशियानिक वाटर में सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर के साथ। सिर्फ टेम्परेचर ही जिम्मेदार उसके लिए नहीं है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि और कुछ भी ना याद आवे आपको तो गहराई वाला कोरिलेशन तो याद कर लीजिए कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कि गहराई में जब टेम्परेचर घटता जाता है तो सैलिनिटी बढ़ती जाती है, तो वही लॉजिक यहां भी लगा दीजिए ना। हालांकि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एक्चुअली क्या फैक्टर्स होते हैं, वो तो है ही, टेम्परेचर तो है ही, तो सैलिनिटी इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, सैलिनिटी इधर बढ़ेगी, ठीक है। क्या इसमें ऐसा कोई इलाका दिख रहा है आपको जहां पर, छोड़ दो अभी नहीं परेशान करते हैं, तो ऐसे समझो लास्ट कॉन्सेप्ट आज का ये है कि क्या मानते हैं आप कि इस बर्फ के, अंटार्कटिका की जो बर्फ की जो संपर्क में आएगा, ठीक है, इसके संपर्क में जो ये पानी आएगा ये बहुत ठंडा और हाईली सलाइन होगा। डू यू एग्री? सब लोगों की सहमति है मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप ध्यान से हमारी बात को सुनना, हाँ ध्यान से सुनना हमारी बात को। ये हम इतना डेंसिटी 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 पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी विशिष्ट चीज होती है पानी के साथ, और वो ये होती है कि अगर मैं वाटर बॉडी हूं, मान लो ऐसे, यहां मेरे यहां तक समुद्र है, ऐसे समझो ना, यहां मेरे नाक तक समुद्र भरा हुआ, पानी भरा हुआ, आप समझ जाओगे, ऐसे पानी भरा हुआ, उसमें मैं खड़ा हुआ हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मेरे गले के आसपास पानी की डेंसिटी कम है, पेट में ज्यादा है, घुटने में और ज्यादा, पैरों के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी है, दूसरे शब्दों में गले के पास टेम्परेचर सबसे कम है, उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर जो है सबसे अधिक है, उसके बाद कम टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम टेम्परेचर, और कम होता चला जा रहा है। तीसरे शब्दों में गले के पास जो सैलिनिटी है, ठीक है, वो कम है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं सैलिनिटी बढ़ती जाए। तीनों एक ही बात है कि नहीं? तीनों एक ही पैटर्न है। चाहे कह लो कि टेम्परेचर घट रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है, और चाहे एक शब्द में बोल दो कि इन दोनों की वजह से घनत्व जो है वो नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का छोटा सा नियम है, वैसे भी आप जानते हैं जिंदगी में, ये तो वैसे भी आपको मालूम है कि जो चीज भारी होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी। तो अगर घनत्व तो यहां कम है, पैरों में सर्वाधिक है, तो कोई मुझ में स्टेबिलिटी रहेगी कि अनस्टेबिलिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी? सोच के बताना। पिरामिड ऐसे समझो, बता रहा हूं, पिरामिड क्यों स्टेबल स्ट्रक्चर है? क्योंकि यहां ज्यादा भारी है, ऊपर हल्का है, बदल देंगे, उल्टा कर देंगे तो पिरामिड स्टेबल रह जाएगा। तो हम फिर से पूछते हैं कि यदि घनत्व तो यहां कम, नीचे ज्यादा होता जाए,
तो स्टेबिलिटी रहेगी कि इनस्टेबिलिटी, स्थिरता या अस्थिरता रहेगी। अगर मेरे पैर ज्यादा घनत्व वाले हैं, बेस हैवी टॉप हैवी बोलते हैं ना, तो बेस अगर हैवी है तो स्टेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब आप समझ गए। अगर मैं इसे पलट दूं कि यहां घनत्व ज्यादा हो जाए किसी कारण से, तब क्या होगा? अगर ये पूरा पैटर्न में चेंज कर दूं कि जो डेंसिटी है वो पैरों में सबसे कम, घुटनों में उससे कम, बेली पे उससे कम, यहां जो है इस प्रकार से अगर घनत्व जो है वो होते 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 ये जो चीजें सबसे घनी हो जाए, सिर जो है वो सबसे घना हो जाए, सिर सबसे भारी हो जाए और पैर हल्के हो जाए, तो शीर अगर फ्री मीडियम है तो शीर्षासन की स्थिति में नहीं आ जाऊंगा मैं? बताएं। स्टेबल रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए फिर? अगर मेरा ये हिस्सा सबसे ज्यादा भारी और पैर हल्के हैं तो फिर मुझे शीर्षासन की अवस्था में आ जाना पड़ेगा। ठीक, ये भी बात समझ रहे हैं आप? और अगर ऐसा है, अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल को बना के, और यही लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर की। वाटर बॉडी, मैं तो फिर भी सॉलिड हूं, इतना आसान नहीं है, जब तक मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह सेट है तब तक भारी उसका, लेकिन जो फ्री मीडियम में जो मूव कर सकता है उसकी कल्पना कीजिए, पानी की कल्पना कीजिए। पानी की एक परत ज्यादा घनी हो जाए अपने नीचे की परत से, तो वो नीचे बैठने का प्रयास करेगी कि नहीं? सिंक हो जाएगी कि नहीं? यस और नो, टेल मी। पानी की अगर कोई लेयर घनी हो जाए, सैलिनिटी की वजह से, टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से, जिस भी कारण से घनी हो जाए, यानी कोल्ड और सलाइन हो जाए। अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, अगले लेक्चर में हम लोग सीधे सीधे काम शुरू करेंगे। अगर पानी की कोई वाटर लेयर, ओशन का कोई लेयर कोल्ड और सलाइन हो अपने नीचे की लेयर्स की तुलना में, तो वो नीचे बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी? ठीक बात है। और मैं बता रहा हूं, अगर, ध्यान सुनना, अगर, और अगर क्या, महासागर का टोटल आयतन तो सीमित ही है ना। यही घटना एक टब में हो रही हो कि एक हिस्से में कुछ ऐसा हो गया कि उसका जो लेयर है वो ठंडा और सलाइन हो गया, तो नीचे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अगर वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा तो जो नीचे बैठ रहा है वो पानी को रिप्लेस करेगा कि नहीं? तो जो पानी वहां नीचे से रिप्लेस होगा वो कहीं ना कहीं तो ऊपर निकलेगा, क्योंकि वो हल्का है। समझे मेरी बात? अगर भारी चीज बैठ रही है तो भारी ऐसे बैठेगी तो वो अपनी जगह बना के घनत्व के हिसाब से वो अपने लेयर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जहां पर एक तरफ डाउन वेलिंग होगी, उसी का काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं अप वेलिंग होगा कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहां पर डाउन वेलिंग हो जाए, पानी अंदर घुस जाए, नीचे जमीन की तरफ घुस जाए, तो ऐसे रिप्लेस करेगा तो इसको खिसकाता जाएगा कि नहीं? और फिर पानी यहां होके निकल आएगा, ऐसे बात ऊपर निकल आएगा। यह बात समझ में आ रही है? अगर इसको एक टब मान लीजिए और हम कहें कि इस टब के इस सिरे में पानी नीचे दबा जा रहा है, तो पनिया जो नीचे के नीचे है वो यहां से ऐसे होकर सर्कुलेट करके वापस नहीं आ जाएगा। जब यहां जाके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ऐसे टकराएगा तो ऊपर नहीं आएगा, कॉन्टिनेंट से जब टकराएगा तो अगर यहाँ डाउन वेलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं अप वेलिंग भी हो रही है, ये कहा जा सकता है? इसका जवाब दीजिए। अगर मैं कहूं कि यहाँ डाउन वेलिंग हो रही है तो कहीं और अप वेलिंग हो रही होगी, कम से कम इतना कह सकते हैं, क्योंकि अंततः पानी का जो आयतन है वो तो स्थिर है ना, कांस्टेंट है, या कांस्टेंट बनाए रखना है। समझ गए बात को? इन दोनों चीजों की वजह से जो आपने आज पढ़ा, टेम्परेचर और सैलिनिटी, इनके ऊपर इक्वेटर से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक, गहराई में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो। तो दो फैक्टर हैं, ठीक, और दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, सैलिनिटी। और दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? इधर से इधर जाने, दूर जाने पर, और सरफेस से नीचे जाने पर। अगर इनको आप समझ गए तो क्या अब आप सीधे सीधे बता नहीं सकते हैं कि पानी अगर नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, तो क्यों कर रहा है? और इधर से इधर मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो क्या आप कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ एंड अप डाउन movement of water depends on density and temperature and salinity? Can we say that?
can we also say that all the movement in oceanic surface, whether it is from left to right, west to east, north to south, or it is from up to down or down to up, can be explained if we understand the gradient of temperature and salinity? Can we say that? Yes, there will be many more factors, but ultimately these two factors will be the most dominant factors to govern the movement of oceanic surface water. And then can we now say कि क्योंकि हम इस चित्र को समझते हैं और क्योंकि हम इस चित्र को समझते हैं, इसलिए हम इस चित्र को भी समझते हैं, और अब हमें याद करने की जरूरत नहीं कि किसकी दिशा कहां होगी। क्या कह सकते हैं हम? बस आज के लिए इतना ही। तुम लोग सब समझदार बच्चे हो, रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी में अब ओशियन को पढ़ लेना। गॉड ब्लेस एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।